क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, फटाफट से पोल में जवाब देंगे, स्पीड पकड़ेंगे अब थोड़ी सी। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम एक तरह से हम जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, बाल केंद्रित, जहां बच्चा सेंटर में है, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव मिलेंगे यहाँ पे। बोथ, क्या सिर्फ टीचर एक्टिव मिलेगा? नहीं, ये टीचर सेंटर्ड नहीं है ना, चाइल्ड सेंटर्ड है। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर प्लस स्टूडेंट आर एक्टिव इन दिस क्लास। तो ये सक्रिय क्लासरूम है, यहाँ थोड़ी चहल पहल रहेगी, बच्चा भी एक्टिव है, टीचर भी एक्टिव है, बच्चे की नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को, उसके एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में आकलन कैसा होगा, यानी टेस्ट कैसे लेंगे आप? डायनेमिक रूप से लेंगे, है ना। अगर कोई बच्चा है जो ओरली क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से बता पाता है, उससे ओरली ले लेंगे। किसी बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है, हम उससे लिखवा करके ले लेंगे। तो ये क्या है, गतिशील होगा, डायनेमिक होगा, चेंजेबल होगा। ऐसा नहीं है मानक बिल्कुल नॉर्मेटिव सेट है कि सबको वही बोर्ड परीक्षा से गुजरना है, नहीं, ठीक है ना। सम्मेटिव है यानी सिर्फ जजमेंटल होगा, नहीं। ऑब्जेक्टिव है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, नहीं। डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बच्चे को जांच सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल होगा, डायनेमिक होगा, चेंजेबल होगा। आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स अ टीचर शुड, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को, देखिए आज डे 1 है प्रैक्टिस का, धीरे धीरे जब आप 10-12 सेशन प्रैक्टिस के हो चुके होंगे, आप अपने आप पाएंगे कि आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया, क्वेश्चन को पढ़ने की अप्रोच बदल गई आपकी और पढ़ के समझने की, है ना, क्योंकि आंसर तो यही है 4 ऑप्शंस में ही, ठीक है ना। देखो एक बार, शिक्षार्थियों के बीच, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, आंसर्स भी मार्क दे देंगे, क्या करना चाहिए टीचर को, कि बच्चों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उनकी भाषा में, उनके इंटरेस्ट में, सारे बच्चे सेम सब्जेक्ट पसंद नहीं करेंगे, उनके एप्टीट्यूड में, उनकी क्षमताओं में, उनकी स्किल्स में, बहुत सारी चीजों में अंतर है, उनके कल्चर में, उनके दिखने में। तो टीचर को क्या करना चाहिए एड्रेस करने के लिए, कंसिडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर्स ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए कि हाँ ये तो हमारी खूबी है कि हम सब में विभिन्नता है। हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं इंडिया में हम, कि भारत क्या है, एक विभिन्नताओं में एकताओं का देश है, जहां इतने सारे त्योहार हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने अलग अलग तरह की संस्कृति फॉलो करते हैं लोग, ये सारी चीजें। चलो बात तो पॉजिटिव लग रही है, फिर भी बाकी के ऑप्शन तो चेक करेंगे। इंप्लीमेंट अ रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम, देखिए ये दोनों ही वर्ड इतने नेगेटिव हैं पूरे एग्जाम में कि जब तक ऊपर क्वेश्चन में नॉट ना लिखा हो तब तक आप इन वर्ड्स के साथ ना जाएं। रिजिड का मतलब होता है सख्त, जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई लचीलापन ही ना हो। तो सख्त सिस्टम तो टूट जाता है ना। वो हम ये कहेंगे कि वो वाला एग्जांपल आपने सुना होगा कि यार जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक पाते हैं, नहीं तो टूट जाते हैं, ज्यादा सख्त होते हैं। तो ये रिजिड वही वाली बात है कि सभी के लिए अगर हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम सेम लागू कर देंगे, सेम सिलेबस, सेम करिकुलम, तो क्या होगा, फिर तो रोबोट थोड़ी है बच्चे, डिफरेंट बच्चे हैं, सबको अपने अपने इंटरेस्ट की चीजें करने का मौका मिलना चाहिए। यूनिफॉर्म करिकुलम, यूनिफॉर्म पहनने में अच्छी लगती है, पढ़ाने के तरीकों में, सिलेबस में यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। एक्नॉलेज डिफरेंसेस एज एबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डेफिसिट, यानी जो भी अंतर है वो एबनॉर्मल है, यानी आपसे अगर कोई अलग है तो एबनॉर्मल है। ये भी हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम केटर कर रहे हैं यहाँ पे। बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी आपको फर्क ही नहीं पड़ता इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं क्लासरूम में, ये भी गलत तरीका हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है कि आप कंसिडर कर लें डिफरेंसेस को कि ये तो रहने ही हैं, ऑब्वियस फीचर्स हैं, फीचर है, अंतर सामान्य बात है। तो ए ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर्स, होल्ड्स हेड इन एन ऑकवर्ड पोजीशन व्हेन रीडिंग, यानी आलोक एक बच्चा है, जब वो पढ़ता है, यानी किताब पढ़ रहा है मान लो, तो वो अजीब सा गर्दन कर लेता है ऐसे टेढ़ा करके, या जैसे भी ऑकवर्ड पोजीशन में वो गर्दन को रखता है पढ़ते समय। कोई भी जो भी उसके सामने टेक्स्ट है, मेरे सामने कुछ है नहीं बट एक छोटी सी ये रखी हुई है, तो पढ़ते हुए कभी वो ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी अलग अलग तरह से ऑकवर्ड पोजीशन बना रहा है, ठीक। स्क्विंटिंग एंड रबिंग द आईज, कभी आंखें खुजली कर रहा है, कभी रगड़ रहा है। आईज फ्रिक्वेंटली, रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ आईज, उसकी आंखें लाल हो रही हैं, स्वेलिंग आ गई है, इतना उसने खुजली की है आंखों में, या उसको बार बार आंखों को खोलना बंद किया, मूंदना जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे। कंफ्यूजिंग लेटर्स, अब ठीक से दिख नहीं पा रहा होगा ये सब करते करते, तो लेटर्स को भी वो कंफ्यूज कर रहा है। दीज कैन बी सिम्टम्स ऑफ पोटेंशियल, ये है किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं, फटाफट से बताइए किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना,
आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों में लाली, सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, ये किसके लक्षण है? ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के? नहीं, ऑटिस्टिक बच्चे को पढ़ने में कठिनाई थोड़ी होती है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, हाँ कम्युनिकेशन में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको लेटर पहचानने में दिक्कत हो रही है। विजुअल प्रॉब्लम है ये बिल्कुल। अगर आपको ऐसा नजर आए बार बार बच्चा खड़े होकर के देख रहा है बोर्ड की तरफ, वो पढ़ नहीं पा रहा, कभी आगे आ जाता है, कभी खड़े होकर देखता है, तो आप उसको कहेंगे बेटा आई टेस्ट करा लो, और मतलब जांचने की जरूरत है कि कोई उसको दृष्टि संबंधी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आईसाइट कई बार वीक हो जाती है बच्चों की, कोई और दिक्कत हो सकती है आंखों में, तो ये दृष्टि संबंधित समस्या है जिसमें बच्चा बार बार वो देख नहीं पा रहा ठीक से। स्पेलिंग मिस्टेक भी इसलिए हो रही है। ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम नहीं है, ये विजुअल प्रॉब्लम है, ये आपको पढ़ के समझ आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। ये मैंने आपको मैराथन के डे 1 पे कराया था, याद होगा आपको, जब इस बार जनवरी 2024 वाली मैराथन हुई थी, सबसे पहला टॉपिक यही उठाया था क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना ही आना है ना। ये 3 इडियट वाला एग्जांपल लिया था, पहले आप जवाब दे दो फिर हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? महारत मतलब मास्टरी हासिल करने वाला, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, यानी जहां पे गोल क्या होता है? मास्टरी। तो गोल का जो ओरिएंटेशन है, सेंटर ऑफ गोल है, जो गोल बनाया गया वो किसके लिए? मास्टरी के लिए, कि आपको मास्टर बनना है किसी चीज में। याद कीजिए, रणछोड़ दास छाछड़, यानी आमिर खान उस मूवी में जो कैरेक्टर है ना। आजकल लद्दाख में समस्या चल रही है, वही जो उनसुक वांगड़ू और समथिंग नाम रखा हुआ था ना। अवगत हैं आप लोग? डी ऑप्शन 68% लोग कह रहे हैं। देखते हैं एक बार, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन कौन सी चीज को दर्शाएगा? कौन से ऑप्शन में आपको पता लगेगा कि ये मास्टरी ओरिएंटेशन या महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन हो रहा है? पहला ऑप्शन है फोकस ऑन अचीविंग अ हाई ग्रेड फॉर रिसीविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, यानी आप ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिलेगा। पापा ने कहा है साइकिल दिलाएंगे, कंप्यूटर दिलाएंगे, फोन मिलेगा नया, बाइक मिलेगी नई, जो भी अलग अलग तरह की चीजें, तो आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको तो हम मास्टरी नहीं कहते, इसको हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन कह रहे हैं कि आप परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड है क्योंकि कुछ मिलेगा आपको, एक्सटर्नल है। ठीक। फोकस ऑन अवॉइडिंग फेलियर और पनिशमेंट फॉर फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन, तो ये चतुर रामलिंगम है, वो याद है ना मूवी में, ये 3 इडियट में अभी दिखाऊंगी। तो वो चतुर वाला जो रोल है, उसको रट्टाफिकेशन हो कुछ भी हो, बस उसको नंबर 1 आना है, चाहे रट के आए चाहे कुछ भी आए, उसको फेवरेट रहना है टीचर्स का। दूसरा है फोकस ऑन अवॉइडिंग फेलियर और पनिशमेंट, पनिशमेंट और फेलियर से बच जाऊं, अपमान से बच जाऊं किसी तरह से। राजू रस्तोगी याद कीजिए, बस फेल ना हो जाऊं कहीं से, फिर वो बहती हवा सा करके उसको लेके जाना पड़ा था। तो ये क्या है? ये फेलियर अवॉइडेंस है, क्योंकि ये फेलियर से बचना चाहता है ये व्यक्ति भी, मास्टरी ओरिएंटेशन की तरफ नहीं है, मास्टरी की तरफ ध्यान नहीं है इसका भी। ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये हो गया परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, ये फेलियर अवॉइडेंस हो गया। फोकस ऑन अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कंपीटिंग विद अदर्स, यानी आप कॉम्पीट करना चाह रहे हैं दूसरों के साथ, तो ये भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन ही है। फोकस ऑन इंप्रूविंग वंस स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क, किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान है आपका, यानी उस टास्क में महारत हासिल करने पर ध्यान है, मास्टर बनने पर ध्यान है ना, यानी आप क्या बेस्ट कर सकते हैं उस पे ध्यान है। डी ऑप्शन। तो ये अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन, उपलब्धि लक्ष्य उन्मुखीकरण, 3 तरह के गोल ओरिएंटेशन होते हैं, मोटिवेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये। मास्टरी ओरिएंटेशन निपुणता पे ध्यान होता है, आप मास्टर बनना चाहते हैं किसी चीज में, इसमें रीजन बाहर नहीं होता, बस आप वो चीज में इंटरेस्टेड हैं, मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, इसलिए उस काम को कर रहे हैं। तो ये आमिर खान वाला एग्जांपल था 3 इडियट में। दूसरा है फेलियर अवॉइडेंस, यानी विफलता परिहार, बस आप फेलियर से बचना चाहते हैं, कुछ भी करके भगवान 33% दिला दे, फेलियर अवॉइडेंस। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रोच, प्रदर्शन दृष्टिकोण के रिवॉर्ड मिलेगा या फर्स्ट आना है कुछ भी करके, चाहे रट के आए, पढ़ के आए, जैसे भी आए, ये है ये चतुर। ठीक। तो ये तीनों कैरेक्टर तीनों ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। इन 3 ओरिएंटेशन पे पुराने जमाने से क्वेश्चंस आते रहे हैं और आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए अब। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स, ध्यान से पढ़ेगा, यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स, सिर्फ यूज सिंबल्स होता तो आंसर अलग हो जाता। यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन न्यूमरल डेवलप्स ड्यूरिंग डैश एंड enables the children to learn dash। अब बताइए, यूजिंग सिंबल्स
यानी चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग, चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग, चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग। बताइए। बहुत बढ़िया हिमाचली गर्ल, पहली बार जुड़े। आप में से बहुत सारे लोग होंगे पहली बार जुड़े होंगे। जवाब दे दो यार। 2 घूंट 2 बूंद जिंदगी की, वो याद है ना पोलियो का ऐड? पी लेती हूँ यार, मतलब पानी। कोई कह रहा है कि ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। अभी गलत और सही से ज्यादा इस बात पे फोकस कीजिए कि कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं, कुछ समझ में आ पा रहा है कि नहीं, है ना। ये तो शुरुआती सेशन है ना, पहले दिन 10 किलोमीटर दौड़ लगाओगे क्या? अभी तो वार्म अप करो, 1 किलोमीटर की तैयारी करो। देखो एक बार, अगर हम बात करें जीन पियाजे की, कहते हैं उनकी स्टेज में कौन सी वो स्टेज है, 4 स्टेजेस हैं उनकी, जिसमें यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत है, दिमाग के विकास का, मानसिक विकास कह लीजिए आप। तो जीन पियाजे की थ्योरी में यही डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इवन आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। 4 स्टेजेस हैं इनकी, SPCF। SPCF बोले तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। यानी इंद्रियगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कॉन्क्रीट और 11 एंड अबव या 11 से 15 क्या फॉर्मल ऑपरेशनल। देखो अगर पूछा होता पेपर में सिंबल्स यूज करने की क्षमता कब आ जाती है बच्चे में, यानी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, क्या है? सिंबल है। बॉल के लिए सिंबल B बन गया, तो सिंबल यूज करना आ जाता है बच्चे को 2 से 7 वर्ष में, यानी प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक में, जो इस ऑप्शन में ही नहीं है, चारों ऑप्शंस में से। तो आपकी कंफ्यूजन तो दूर हो गई कि इसमें से तो आंसर होगा नहीं। यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स, ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट बात हो गई। यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स यानी चिन्हों के लिए चिन्हों का ही प्रयोग, तो थोड़ी मेटा लेवल की बात हो गई ना। बियॉन्ड, जो दिख रहा है उसके परे, और जो दिख रहा है उसके परे जब भी आ जाए तो यानी अमूर्तता की बात हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात हो रही है। जो सामने है वो मूर्त है, जिसको देखा जा सके, जिसको टच एंड फील किया जा सके। अब जब आपको x मानना है किसी एक नंबर को, मान लीजिए 9 को आपने कह लिया कि 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए, तो आप क्या अज्यूम कर लेते हैं, अच्छा ये 9x प्लस 2x मिला करके कुछ एक इक्वेशन बना लेंगे और बाद में x की वैल्यू आ जाएगी निकल के, है ना। 9x प्लस 2x तो खैर बनता नहीं है, 9x प्लस 2y या वॉट एवर, है ना। और फिर हम कहेंगे ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक x की एक वैल्यू आ जाएगी। मान लिया x ये है ना। तो अब मान लिया कि 2 लोग इतना काम करेंगे तो उसको x मान लिया। सिंबल को सिंबल से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है जो फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है, जो आखिरी स्टेज है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एंड एनेबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न व्हाट? अलजेब्रा एंड कैलकुलस। ये कह रहे हैं कंजर्वेशन एंड सीरिएशन। तो भाई ये तो 7 से 11 में ही हो जाता है कंजर्वेशन और सीरिएशन, तो यहां हो जाता है कॉन्क्रीट में ही। तो ये तो साथ में कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, एक ही ऑप्शन सही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगा नहीं, क्योंकि सिंबल्स फॉर सिंबल्स की बात चल रही है। यहां तो थिंग्स फॉर सिंबल्स हो सकता था कि पेन को सिंबल से यूज कर रहे हैं, तो वो कॉन्क्रीट चीज होगी तब तो बात आएगी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। देखिए लेंदी है पेपर, ये बात आपको माननी पड़ेगी, समय ज्यादा लगता है अगर डिस्कशन किया जाए तो। कथन और कारण। स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। जो लोग बैच में उनको पता होगा, ये मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे इस बार, मतलब कल जब हम एक टॉपिक कर रहे थे उसमें ही आपको बताया था कि इस बार इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है आपस में जुड़े हुए होते हैं। सीडीपी क्वीन टी शर्ट चाहिए, वो तो आपको बनवानी पड़ेगी। मैं तो इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ कि सीडीपी क्वीन आप मुझे कहें और मैं वो अपनी टी शर्ट बनवा के खुद से ही पहन के घूमूं, है ना। ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। हम आपको लेट्स लर्न की टी शर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। देखो एक बार, आ जाओ इधर से, फटाफट से जवाब दो। 74% लोग सी कह रहे हैं। देखते हैं। देखो कथन क्या है? स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे स्कूल में यदि उन्हें लगेगा कि ये हमारा स्कूल है। आज भी आप सोचिए, आपके स्कूल, आपके कॉलेज से आपको सामने से भी निकल के जाएंगे तो लगेगा यार ये मेरा स्कूल है ना, या ये हमारा स्कूल था। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है स्कूल में, तो अगर एक्सपीरियंस खराब रहा है तो भी एक बार को तो आप सोच ही लेते हैं यार कितनी सारी मेमोरीज हैं, फिर आप सोचते हैं यार बड़ा खराब था, अच्छा हुआ निकल गए, है ना। लेकिन अगर आपको एक्सेप्टेड फील कराया गया है उस स्कूल में, इमोशनल कनेक्शन आपका ठीक था, इमोशनल अटैचमेंट आपका ठीक ठाक है स्कूल से, तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे से सीख पाते हैं, मन लगता है यदि आपका स्कूल में, तो ये बात सही है। इसमें कुछ गलत तो नहीं है। अगर इमोशनल अच्छा माहौल है, अच्छे टीचर्स हैं,
सारी चीजें, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो आप अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। रीजन क्या है इसका? इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। यानी अगर आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं किसी चीज को सीखने के प्रति कि यार हाँ सीख लेंगे, बढ़िया पढ़ाते हैं हिमांशी, या बढ़िया डिस्कशन होता है यहाँ पे, सीख जाएंगे, आ जाएंगे 30 में से 30, तो आपका पॉजिटिव इमोशन है यदि किसी जगह से, व्यक्ति से, तो आपकी लर्निंग पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा उस चीज का। और आपने पहले सोच लिया नहीं यार कहाँ से हो जाएगा, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, पहला दिन है, 30 में से 30 आने चाहिए थे, 29 कैसे आ रहे हैं, तो ये फिर तो दिक्कत होगी, आपके नेगेटिव इमोशन ही नेगेटिव हो गए उस केस में। तो ये बात भी सही है कि यदि बच्चे लगाव महसूस करते हैं स्कूल से तो वो बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता उनकी ज्यादा हो जाती, संभावना उनकी, क्योंकि इमोशंस जो है वो लर्निंग पर प्रभाव डालते हैं। आपका इमोशन, कॉग्निशन, जो भी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी है, मान लीजिए फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। आपका शारीरिक विकास, आपका सामाजिक विकास, सामूहिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सब आपस में जुड़े हुए हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21वां सवाल फटाफट से और जवाब दीजिए। कोई कह रहा है एडवर्टीजमेंट आ गए, एक काम करो बैच में आ जाओ, नहीं आएगा एक भी सिंगल एडवर्टीजमेंट आ जाए तो बताना, फिर मजे लेने इनको बस, और कुछ नहीं है। आ जाओ फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करो और बताओ। क्वेश्चन ही छुप गया आपके एडवर्टीजमेंट में। हाँ देखिए एक बार फटाफट से बताओ। कोई छोटू पाल है, कह रहे हैं इंग्लिश कम बोलो मैडम जी, गुस्सा आता है। जब स्कूल में जाइएगा हैं, प्राइमरी में या एलिमेंट्री में, और सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बच्चों को, तो क्या इंग्लिश पढ़ाएंगे नहीं उनको? या फिर पेपर जब बाइलिंगुअल आएगा और इंग्लिश की साइड देखना पड़ेगा टर्मिनोलॉजी के लिए, सब्जेक्ट में वैसे भी टर्म्स इंग्लिश में याद होने चाहिए, तो क्या कीजिएगा? तब भी गुस्सा कीजिएगा। देखिए एक बार डी ऑप्शन 77%। देखिएगा, which of the following best describes the role of the teacher in progressive education? प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन कर सकता है? देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब है यहां चाइल्ड सेंटर्ड, जो बच्चे को सेंटर में रखे। जहां बच्चा सेंटर में है तो बच्चा सेंटर में है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है। टीचर की भूमिका कैसी होगी इसमें? एक्टिव होगा टीचर भी और बच्चे भी एक्टिव होंगे, यही बात हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे। तो द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू करिकुलम स्टैंडर्ड्स। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं होना यहाँ पे, पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन, कड़ाई वड़ाई कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा फ्रीडम, बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव है ना। द टीचर लेट्स द चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट इंटरफियर इन देयर लर्निंग। यानी शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और हस्तक्षेप नहीं करता। हस्तक्षेप नहीं करेगा तो दिक्कत होगी, मतलब हस्तक्षेप नहीं करना बट इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए टीचर का। ऐसा थोड़ी है चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब या प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब जो जॉन डुई ने जिस पे बात की है, ये थोड़ी कहा है उन्होंने कि भैया टीचर को खत्म कर दो, आई मीन क्लास से हटा दो या टीचर्स की अब जरूरत ही नहीं है, बच्चे अपने आप सीखेंगे जो सीखना है। नहीं, 3 चीजें कहती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। वो 3 चीजें क्या है भाई? CCL। CCL क्या है? काम का है, हर बार पूछ लिया जाता है, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म्स से मैं याद करा देती हूं आपको सारी चीजें, है ना। CCL बोले तो बच्चा बाय बर्थ क्यूरियस है, यानी जिज्ञासु है, इसीलिए वो आपसे इतने सारे सवाल पूछता है और आप उसकी जिज्ञासा को मार देते हैं। वो कुछ दीवारों पे कुछ बनाने की कोशिश करता है, आप उसको एक बोर्ड भी लाके नहीं देते और दीवारों पे भी नहीं लिखने देते, तो उसकी जिज्ञासा मर जाएगी। तो जिज्ञासु है बाय बर्थ। बच्चा क्रिएटिव पोटेंशियल रखता है, यानी रचनात्मक है, कुछ नया करने की क्षमता रखता है अगर आप उसको माहौल देंगे तो। और लर्निंग की एबिलिटी है उसमें, सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेता है, इसलिए आप बच्चे में कमी नहीं निकालते पूरी पेडागोजी में। इसका यही 3 रीजन है। आप बच्चे में कमी नहीं ढूंढते कि नहीं सीख पा रहा तो इसकी गलती होगी, ये तो सीखना नहीं चाहता, नहीं, आप अपने रीजन देखते हैं। ये नहीं पेरेंट्स को बुलाएंगे अच्छा इसका तो ध्यान नहीं लगता मैडम, अपने बच्चे को ठीक कर लो आप, नहीं, आप ये मान के चलते हैं कि बच्चा बाय डिफॉल्ट क्यूरियस है, यानी नेचुरली वो जिज्ञासु है, सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेता है और कुछ नया करने की क्षमता के साथ जन्म लेता है। तो ये 3 क्षमताएं प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा मान के चलती है। द टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी इन द क्लासरूम। ये एकदम खराब तरीका है, ये हिटलर शाही है, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है, ये प्रोग्रेसिव नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है कि टीचर ही ज्ञान का निर्माता है, बस टीचर को ही पता है जो पता है, नहीं, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं। द टीचर प्रोवाइड्स डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एज एंड व्हेन नीडेड।
यानी स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है? टीचर एक तो बच्चों को प्रयोग करने का अवसर देता है कि वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, खेलें कूदें, कोई एक्टिविटी करें, उनको उस तरह के मटेरियल मिलेंगे, चाहे वो मॉडल हो, कोई पिक्चर दिखा दी, कुछ है, कोई एक्टिविटी करा दी, कहीं फील्ड ट्रिप पे ले गए, साइंस एग्जीबिशन में ले गए, वहां देख लिए बच्चे ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी चीजें हैं। आवश्यकता पड़ने पर आलंबन भी मिलेगा, जहां बच्चा अटकेगा वहां मदद भी मिलेगी, स्कैफोल्डिंग भी मिलेगी, वही वाइगॉस्की वाली, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यानी 22वां सवाल, फटाफट से बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। आज ही सोशलाइजेशन हुआ था ना सीटेट बैच में भी, ठीक है ना, वो जो एक्स्ट्रा क्लास आपकी लगी थी शाम को। तो सोशलाइजेशन पे इस बार जो सवाल आया हुआ है एक बार देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? इट इज अ लीनियर प्रोसेस, यानी ये एक नॉट नहीं लिखा हुआ ना पेपर में, तो ये कौन से नशे हैं जो आप लोग ए ऑप्शन दे रहे हो 39% लोग? अच्छा ओके आप तो ठीक ही दे रहे हो, मेरे ही कुछ और हैं, देख लो एक बार। अगर हम बात करें इट इज अ लीनियर प्रोसेस, यानी यह एक रेखीय प्रोसेस है। एक बात याद रखिएगा, कोई प्रोसेस रेखीय नहीं है पूरे आपके सिलेबस में, पेडागोजी में। ना तो डेवलपमेंट कोई रेखीय प्रोसेस है कि लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, ना सोशलाइजेशन कोई रेखीय प्रोसेस है या लीनियर है। कोई भी जो एक प्रोसेस है वो लीनियर नहीं हो सकती कि 2+2+2+2, आज इतना सीखा, कल भी इतना सीखा, परसों भी इतना सीखा, आज बच्चा इतना बड़ा हुआ, कल भी उतना ही होगा, परसों भी उतना ही होगा। नहीं भाई, कई बार आप देखते हैं, आप एक बार में 20 सवाल सॉल्व कर दिया आपने। कई बार होता है एक सवाल, आपको याद होगा स्कूल टाइम पे भी, एक सवाल में आप परेशान हो गए, एक क्वेश्चन पे आप अटके हुए आधे घंटे से। तो लीनियर नहीं होता, आगे पीछे स्पाइरल प्रोसेस है। कोई भी प्रोसेस तभी प्रोसेस है जब वो स्पाइरल है, नहीं तो लीनियर तो भाई डेड वाली बात हो जाएगी। वो मूवीज में आपने देखा ही होगा, मैं बार बार एग्जांपल लेती रहती हूं कि वो नहीं होती जो ईसीजी चलता रहता है, आई थिंक जो पल्स चलती रहती है व्यक्ति की, तो वो ऊपर नीचे चलता रहता है। जैसे ही वो स्ट्रेट लाइन हुआ, बंदा टाटा बाय बाय फिनिश। भाई टीवी सीरियल्स में ऐसे ही देखा ना हमने, और मूवीज में भी, रियल में भी होता ही है ऑफ कोर्स। तो अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि डेड वाली बात हो जाएगी, टाटा बाय बाय फिनिश वाली बात हो जाएगी, लीनियर नहीं होगी प्रोसेस। ना तो डेवलपमेंट, ना तो विकास की प्रक्रिया, ना सामाजिकरण की प्रक्रिया रेखीय नहीं होती। बेसिकली कोई भी प्रक्रिया रेखीय तो आपको रेयर ही कहीं देखने को मिलेगी। हमने आज तक पढ़ाया नहीं कि प्रक्रिया रेखीय है, क्योंकि प्रक्रिया तभी है चाहे वो लर्निंग की हो, चाहे वो डेवलपमेंट की हो। आज आपने कम सीखा, कल ज्यादा सीखेंगे, आगे पीछे के स्पाइरल की फॉर्म में है ना, कि आज इतना सीखा, फिर आगे आए, फिर पीछे गए, आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर डाउट आ गया तो फिर पीछे आ गए, फिर से किसी से डाउट क्लियर किया तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले गए, है ना। एक स्टेज में बच्चे की हाइट बढ़ती है, दूसरे में उसके अंदर ताकत आती है, तो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ चलती रहती है प्रोसेस। ऐसे ही सोशलाइजेशन है, कुछ चीजें आप हटाते हैं, कुछ नई चीजें आप सीखते हैं, तो ये क्या है, लीनियर प्रोसेस तो नहीं है। इतनी बात क्लियर है, तो ये तो हट गया। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ऑफ कोर्स कोई भी प्रोसेस इजी नहीं होती, हलवा नहीं होती, सिंपल नहीं होती। अगर चाहे वो सामाजिकरण हो कि आप समाज में रहने के तौर तरीके, नियम कायदे कानून, कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी नहीं, कहां कैसे बिहेव करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी बातें करनी है, ये सब सामाजिकरण में तो आता है। तो सामाजिकरण सिंपल कैसे हो सकता है? ये कोई भी प्रोसेस, चाहे वो डेवलपमेंट हो, लर्निंग हो, कॉम्प्लेक्स ही होती है भाई, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ही जाती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी मल्टी डायमेंशनल है। अभी मैंने इतने सारे आयामों की बात की, सब तो आ गए इसमें, पहनावे से लेके, बातचीत से लेके, रहन सहन से लेके, खाने पीने से लेके, त्योहारों से लेके, या एक समाज कैसे समय के साथ बदलता है। आज से 20 साल पहले सिचुएशन अलग थी, आज से 20 साल पहले की मूवीज अलग थी, आज अलग हैं, 20 साल बाद अलग होंगी। यूट्यूब नहीं था, आज है। वो दूरदर्शन वाला एंटीना ऐसे सेट कर करके काम चलाते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे। तो मल्टी डायमेंशनल तो है, चेंजेस इतनी तरह के, डायनेमिक है। इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग तरीके से, विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। इवन शादी का तरीका अलग अलग कल्चर में अलग होगा। अगर हम यूरोप में जाएंगे, वहां अलग तरीके से शादी हो रही है, चर्च में या वटेवर। हमारे यहाँ अलग तरीके से हो रही है, इवन धर्म के आधार पे अलग अलग तरीके हैं। एक शादी, जस्ट एक एग्जांपल लिया है, सबको समझ में आता है। कल एक व्लॉग डाल देंगे, हम भी अभी शादी के माहौल से निकले तो शादी याद आ रही है ना। और इवन डेथ की भी रिचुअल्स और सारी चीजें डिफरेंट होती हैं अलग अलग कल्चर में। कहीं पे दफनाया जा रहा है, कहीं पे जला रहे हैं हम, कहीं पे कुछ और कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट चीजें। और प्रीवियसली अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो तब और डिफरेंट तरीके थे। तो ये क्या है, यूनिक है हर एक कल्चर में, ठीक है बात। तो ए को छोड़ दें तो बाकी सारी बातें सही हैं, क्योंकि ये लीनियर तो नहीं है, बाकी सब तो है। ये BCD सही है, लेकिन जहां जहां ए है उसको हटा दो। अगर आपको आंसर नहीं भी पता, तब भी आपको पता ये ए नहीं हो सकता सही, तो ए को तो हटा ही दिया। बी और सी, तो भाई डी में क्या दिक्कत थी? तो BCD तीनों सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर।
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या कहता है। 23वां सवाल, लास्ट में बताना बफरिंग का किस्सा। आप पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं और 7 क्वेश्चंस रहते हैं आपके, 30 क्वेश्चंस का सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अडोलेसेंस, अडोलेसेंस क्या है, 12 से 18, किशोर अवस्था, टीन एज जिसको हम कह देते हैं, इसके बारे में सही नहीं है। किशोर अवस्था के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, बताइए। पहला ऑप्शन है, अडोलेसेंस इज डेवलपमेंटल ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड एंटेलिंग फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइको सोशल चेंजेस। किशोरावस्था बचपन और वयस्कावस्था के बीच की अवस्था है जिसको संक्रमण या ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, बात तो सही है। चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स अशर इन एन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन अ सिमिलर मैनर। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, यानी कल्चर अलग अलग है और तरीका सेम रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमने बात की शादी से लेके, जन्म से लेके, यानी बर्थ के टाइम पे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग रिचुअल हैं, सेलिब्रेट अलग तरह से करते हैं लोग, नाम रखने के तरीके अलग हैं, है ना। तो जन्म से लेके मृत्यु तक जितनी भी चीजें हो रही हैं वो एज चाहे सेम हो, तरीका सेम नहीं हो सकता हर कल्चर में, यानी दुनिया के हर कोने में सेम तरीके से एडोलेसेंस में डील कर रहे हैं हम सबके साथ, नहीं। कहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है एडोलेसेंस को और कहीं पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होते हैं पेरेंट्स के, भाई ध्यान रख लो, ये तो आजकल बहुत बाल बनाने पे ध्यान देने लग गया है ना, बहुत मेकअप पे ध्यान देने लग गई है। वो होते हैं ना थोड़ा टीनेज वाले बच्चे या टीनेजर्स जो हैं वो वैसे भी अपने आप को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो पेरेंट्स कई बार पीछे पड़े रहते हैं कि बस इस एज में संभल जाए किसी तरह से, तो वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कुछ पेरेंट्स फ्रेंडली हो जाएंगे, तो वो डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं सब में सेम कल्चर, सब में सारे कल्चर्स में सेम तरीका हो, सेम तरीके से एक्सपीरियंस नहीं करते सारे एडोलेसेंट्स। बी ऑप्शन सही है क्योंकि यही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। एडोलेसेंस इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, हाँ, इवन कोई भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सोशल कंस्ट्रक्शन ही है, सामाजिक रचना ही है। नहीं तो एक व्यक्ति जो 18 साल का है, जो दुनिया के किसी एक कोने में है, दूसरा व्यक्ति जो दूसरे कोने में है, तीसरा कहीं तीसरे कोने में होगा, दुनिया के अलग अलग कोने में सेम एज के अगर लोग हैं, सब सेम एक्सपीरियंस कर रहे होंगे? नहीं। अगेन ये वही वाली बात है कि आपके घर का बच्चा, उसका बचपन अलग होगा एक रोड पे बलून बेचने वाले बच्चे से, तो एज सेम है लेकिन बचपन अलग है, तो ये सोशल कंस्ट्रक्शन है। Adolescence is generally considered to begin with puberty, the process that leads to sexual maturity and the ability to reproduce. किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने, यानी प्यूबर्टी हिट होती है इस स्टेज में, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर लेकर के जाती है। सही बात है। तो एक ही बात गलत थी जो हमें चाहिए थी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्वेश्चंस खूब लेंदी हैं, या तो 4-4 ऑप्शंस हैं या असर्शन रीजनिंग वाले 6 क्वेश्चन हैं, तो इनको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। और आपको अगर टाइम बचाना है तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप, मतलब आपको ये लगे कि जल्दी सॉल्व हो पा रहे हैं क्वेश्चंस, और वो प्रैक्टिस धीरे धीरे होगी। सिर्फ स्पीड बन जाएगी तो कोई फायदा नहीं है, और एक्यूरेसी में रह जाएंगे तब भी कोई फायदा नहीं है। स्पीड क्या है, जल्दी सॉल्व कर देते हैं, एक्यूरेसी क्या है, सही सॉल्व करते हैं। तो सही तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन 2.5 घंटे के पेपर को 5 में करके आएंगे तो किसी काम की नहीं है। और तेज सॉल्व कर देते हैं बट गलत सॉल्व करते हैं तो उसका भी फायदा नहीं है। दोनों का बैलेंस बनाना है हमें, स्पीड और एक्यूरेसी का, और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बन जाएगा। हमारे पास समय है 3 महीने से ज्यादा का। देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। क्यों भाई? फॉर्मेटिव असेसमेंट, जहां बच्चे को मोए हाँ बहुत बढ़िया, जो जहां बच्चा रचनात्मक रूप से यानी एक्टिविटी करके आप उसको आकलन कर रहे हैं उसका, ठीक है। पोर्टफोलियो में एक पूरी फाइल है, आपका कच्चा चिट्ठा है, आपके अच्छा बुरा सब होगा बच्चे का उसमें, मतलब अच्छा जो भी उसकी विशेषताएं वो तो होंगी। तो कैसे हम जांच सकते हैं? दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, हाँ इन्वॉल्व होता है बच्चा। दे ऑफर इनसाइट्स अबाउट प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है, ये उस पोर्टफोलियो फाइल से पता लगेगा। फोकस मेनली इन दी प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, नहीं, प्रोसेस पे फोकस्ड रहेंगे यहाँ पे, ना कि अंतिम उत्पाद पे कि कितना % आए, इस बात पे नहीं, बल्कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वो किस तरफ, क्या उसके अचीवमेंट्स हैं, किस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है, तो ये बात यहाँ नेगेटिव है। दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, छात्र के जो अधिगम का तरीका है उसका ठोस सबूत है, क्योंकि बच्चे के मान लीजिए आपके बच्चे ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, वो फर्स्ट आया वहां पे या सेकंड आया, उसमें म्यूजिक में, रंगोली में, किसी और चीज में, नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट किया, तो वो सब चीजें उस पोर्टफोलियो की फाइल में होंगी, तो ठोस सबूत हो गया ना कि वो कैसे सीखता है इस बात का। कोई डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया मान लीजिए, तो स्कूल के पास या टीचर के पास वो होगा। ABD सही है, जो कि आप लोग शायद दे भी रहे होंगे, बी ऑप्शन 62% लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें हाँ
क्वेश्चन नंबर 25 की, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। आप मिडिल स्कूल टीचर, अब ये मिडिल स्कूल लिखा हो प्राइमरी लिखा हो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बस ये हवा बनाने के लिए लिख देते हैं। जनरली मैंने तो आज तक देखा नहीं है एक भी क्वेश्चन जिसमें अगर आप मिडिल स्कूल ना सोच करके प्राइमरी स्कूल, बहुत रेयर एक आध क्वेश्चन कभी आया हो तो आया हो कि जिसमें आपको इस बात का ध्यान रखना हो। अदरवाइज क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, बच्चे के हित में ही बात करनी है, चाहे मिडिल स्कूल हो चाहे प्राइमरी स्कूल का टीचर हो। देखना यार एक बार, आप मिडिल स्कूल, हमें 87 मिनट हो चुके हैं, मतलब 90 मिनट, 1.5 घंटा। अब वही यार, क्योंकि 3 मिनट एक क्वेश्चन पे, क्योंकि डिस्कशन इतना लंबा हो जाता है हिंदी इंग्लिश। देखिएगा, आप मिडिल स्कूल टीचर वांट्स टू एनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स मेक कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। यानी एक टीचर है जो बच्चे को जो किताबी कॉन्सेप्ट है और जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है उसकी दुनिया में कैसे उसको लागू किया जा सकता है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं और उसको लागू करने की बात कर रहे हैं तो वो चीजें कनेक्ट करवा पा रहे हैं, टीचर रियल लाइफ की दुनिया से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये कौन सी एक्टिविटीज अप्रोप्रिएट हैं? लेट द स्टूडेंट लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग की बात दूर दूर तक नहीं होगी, बच्चों को एक्टिव रखने की बात ढूंढिएगा, ना आपके सिलेबस में ना आपको पढ़ना है। लेट द स्टूडेंट्स रिसर्च ऑन अ करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप्स एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास। आपको बच्चे को एक्टिव रखना है, सिंपल बात। कहा गया है कि वो टीचर बच्चे की रियल लाइफ और कॉन्सेप्ट को जोड़ना चाहते हैं, तो कौन सी एक्टिविटी कराना सही होगा। अभी जनवरी वाले ही क्वेश्चन है भाई, तो लेट द स्टूडेंट रिसर्च ऑन अ करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप, बच्चे साथ में मिलकर सीखेंगे, ज्यादा एक्टिव होंगे। लेट द स्टूडेंट्स मेमोराइज, ये तो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है कि रट्टे लगवा दो बच्चे को, परिभाषा याद करवा दो, इससे कोई किताबी बात किताबी रह जाएगी, रियल लाइफ से नहीं जुड़ पाएगी। लेट द स्टूडेंट्स कंप्लीट वर्कशीट्स विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो इसमें भी उतना एक्टिव नहीं है ना बच्चा जितना वो रियल वर्ल्ड में कोई एक्टिविटी करके सीख लेगा, जो कि बी ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा जहां है वही सही उत्तर है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26। Sujata participates eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash। यानी सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता डांस कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट करती है क्योंकि चेक मिलता है या नगद बिल्कुल करारे नोट मिलते हैं फर्स्ट आने पे, इसलिए वो पार्टिसिपेट करती है। रीजन क्या है? बाहर है। रीजन क्या है? रिवॉर्ड है। मास्टरी में तो रीजन बाहर नहीं होता भाई, मास्टरी ओरिएंटेशन में तो सीखने में मजा आ रहा है। वो आमिर खान वाला एग्जांपल, रणछोड़ दास छाछड़ वाला, डिग्री भी नहीं मिली लास्ट में लेकिन सीखने में मजा आ रहा है, तो मास्टरी तो ये हो नहीं सकती। फेलियर अवॉइडेंस भी नहीं है क्योंकि उसको फेलियर का डर तो है नहीं, उसको तो फर्स्ट आना है। किस लिए? क्योंकि रिवॉर्ड मिलेगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन इन्होंने यहां दिया नहीं तो परफॉर्मेंस भी सही हो जाता। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है आंतरिक अभिप्रेरणा जिसका रीजन अंदर हो, जो मास्टरी ओरिएंटेशन में मिलेगी आपको। तो ये अंदर तो नहीं है, इसका रीजन तो बाहर है, कैश है, बिल्कुल खरा कैश एकदम। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये एक्सटर्नल रीजन है, रीजन बाहर है। कोई रिवॉर्ड हो, प्राइज हो, मनी हो, कोई भी रीजन अगर बाहर है तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 3 सवाल और रहते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। कौन सा एक क्वेश्चन है जो बच्चों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में विश्लेषण मतलब दिमाग लगेगा, एनालिसिस लगेगा, थिंकिंग लगेगी, दिमाग पे जोर पड़ेगा। हाउ डज द ऑथर यूज सिंबॉलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो पोयम है आई थिंक, या स्टोरी है, मेरे को अब तो बहुत टाइम हो गया, स्कूल में है किसी एक स्टैंडर्ड में, 10th में पता नहीं किसमें, चेक कर लेना, 7th 8th में हो गया आई थिंक। तो अगर हम बात करें, एक कहानी या कविता है टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। अब ये जरूरी नहीं आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ हो तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं पढ़ी, शायद स्कूल में पढ़ी होगी, भूल गई होंगी, ठीक है, या हो सकता है सीबीएसई में रही हो और इस एज में मैं यूपी बोर्ड से पढ़ रही थी, तो ये भी हो सकता है। तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड में कैसे ऑथर सिंबॉलिज्म का यूज करता है। जैसे ये हाउ लगा हुआ हो ना किसी क्वेश्चन में, समझ जाओ उसमें सोचना पड़ेगा, हाउ, एक शब्द में जवाब नहीं बनेगा, फिर भी हमें बाकी ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ टू किल अ मॉकिंग बर्ड। इसको आपकी मॉकिंग बर्ड की जानकारी नहीं चाहिए, चैप्टर की नॉलेज नहीं जाननी है इस क्वेश्चन से, आपकी सोचने की क्षमता को टेस्ट करना है कि कौन से क्वेश्चन से बच्चा एनालाइज करने पे मजबूर होगा, दिमाग पे जोर डालेगा, विश्लेषण करेगा, खोलेगा चीजों को। तो हु में तो सिर्फ 1 वर्ड आंसर आ जाए ना कि कौन था प्रोटैगनिस्ट, वो बता देगा फलाना था, या ये एग्जाम्पल एक्स था या वाई था। तो इसमें कुछ दिमाग तो लगा नहीं, रिकॉल करने की क्षमता लगी है, बस रिट्रीव किया और बता दिया।
तो इसमें तो कुछ थिंकिंग लगी नहीं, क्या एनालिसिस लगा है। व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द नॉवल, अब व्हाट में भी आपका एक वन वर्ड जवाब होगा या एज इट इज जो लिखा होगा उसमें आपकी थिंकिंग नहीं लगी, आपकी मेमोरी यूज हुई है। व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवल, इसमें भी जिसने पढ़ी है तो वो याद करके बता देगा जो पढ़ी है, रिकॉल करके, ये थीम है जी। कैसे सिंबॉलिज्म का यूज हुआ है किसी कविता में, अब कैसे में सोचना पड़ेगा, यही है कि यहां पे एनालिसिस लगेगा। ये ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है। ये हर बार एक क्वेश्चन आता है, इसको क्रिटिकल थिंकिंग भी आप कह सकते हो, जिसमें इस तरह से वो पूछेगा तो वो हाउ की तरफ जाना है, आपको वन वर्ड आंसर की तरफ नहीं जाना कि जिसमें व्हाट पूछा हो, हु पूछा हो, तो उसमें ज्यादा सोचने का विचार करने का मौका मिलता नहीं है। हाउ में मिलता है या वाई में मिलता है। ठीक, जीन पियाजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है, भाई बच्चे लिटिल साइंटिस्ट है तो ज्ञान का सृजन करना संभव है, ये मानना था। को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर, भैया एमकेओ की बात तो कर रहे हैं वाइगॉस्की और ये पियाजे के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब गड़बड़ हो गई। अ विजिबल बिहेवियरल चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी, बिहेवियरल चेंज की बात ना पियाजे करेंगे, व्यवहार परिवर्तन की बात नहीं करेंगे, ना पियाजे ना वाइगॉस्की, व्यवहारवादी लोग करते हैं जिनको आपको पढ़ना ही नहीं है सीटेट में। कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली, पैसिवली पास करने की बात पियाजे वाइगॉस्की कर ही नहीं सकते। एक ही ऑप्शन बचता है, इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू, अरे ये तो खतरनाक है भाई, क्वेश्चन क्या पूछा है। अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होगा, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिससे विश्वसनीयता के साथ नहीं, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है, ये जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की तरफ लेकर के जा रहे हैं हमें, क्योंकि पियाजे क्या थे, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी थे। इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शंस। मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन पे, है ना, एक बार ये मुझे देखना पड़ेगा, दिखाना जरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हुआ है, एक मिनट रुकना, ये मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी है इसकी, लेकिन ये थोड़ा आपसे मजे लेने के लिए पूछा गया क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ऐसी भी क्या दुश्मनी थी जो ये पूछ लिया। हाँ सही तो है, थर्ड ऑप्शन सही है ना इसमें, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली, हाँ सी ऑप्शन सही है, सही है सही है। इसमें ये पढ़ाई गलत था मैंने, थर्ड नहीं, डी कैसे हो जाएगा भाई, क्योंकि ये तो इंटरेक्शंस को जीरो कर दिया, मतलब पैसिव कर रहे हैं, मेरा दिमाग ही घूम गया, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की तरफ ले जा रहे हैं शायद। देखना एक बार, अगर हम बात करें ये दोनों, देखो सारा खेल पढ़ने का है, अगर पेडागोजी में आपने सही से पढ़ के नहीं समझा, आपका सारा ज्ञान एक तरफ रखा रह जाएगा, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सीटेट फीस कम करो, क्या करें भाई, इतनी कम फीस है, इतने सारे टीचर्स हैं, आप खुद सोचो ना, यही क्लास ऑफलाइन लेके जाते क्या होता, और वो गूगल ने बढ़ाई है फीस, हमने नहीं बढ़ाई है, मतलब टैक्सेस वैक्सेस का है कुछ। कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली, वेबसाइट से ले लो, डिस्काउंटेड फी में ही मिलेगा बैच, वेबसाइट पे जाके ले लो, careerwheel.com पे जाके, यहाँ लिंक भी दिया हुआ है आपको पिन कमेंट में। खैर पियाजे पे वापस आते हैं, ये सब बातें चलती रहेगी, आप लोगों का भी पूरे मजे लेते हो क्लास में भर, बीच में ऐड आ रहे हैं, ये हो रहा है। देखो एक बार, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरमेंट, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय। अब ये क्या किया मैंने, वो गलती की जो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूं कि आप सिर्फ टैग वर्ड या कीवर्ड से याद मत करिए सीटेट के पेपर को, कि एक दिन पहले कीवर्ड देखेंगे या टैग वर्ड देखेंगे, कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड देखेंगे और पेपर में चले जाएंगे। ये निष्क्रिय देखा, और ये बात मैं पता नहीं कितनी बार कही है, निष्क्रिय देखा और कहा कि निष्क्रिय तो करे होगा नहीं बच्चा, जबकि पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ा कि बात किस तरह से कही जा रही है, तो वो पॉजिटिव बात भी नेगेटिव हो जाती है पेडागोजी में अगर सेंस गलत हो तो। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय ज्ञान बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी बच्चा कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है, लिटिल साइंटिस्ट है, वो नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, ना कि पैसिवली रिसीव कर लेता है। ये बात यहां गलत हो जाती कि इनेट होता है, इनेट कुछ हद तक हम मान सकते थे क्योंकि इन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की बात की है, जो ये कहते हैं कि हेरिडिटी को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, यानी आपके जेनेटिक्स को, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि इंटरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए डी पूरी तरह से सही हो ही नहीं सकता था, यहां तक फिर भी कुछ हद तक मान लेते। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग आ गए हैं, जवाब दीजिएगा। कोलबर्ग का दूसरा क्वेश्चन है, अब पिछले कई बार से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कोलबर्ग से, तो ये थियरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरल गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज अराउंड, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। कैरल गिलिगन कोलबर्ग की ही स्टूडेंट हैं, अभी भी हैं, कोलबर्ग नहीं है, कैरल गिलिगन है, फीमेल हैं एक, इन्होंने कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी को क्रिटिसाइज किया, आलोचना की इसकी फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये नारीवादी ही नहीं है, इसमें फीमेल्स के पर्सपेक्टिव को
ध्यान में ही नहीं रखा हुआ। इसमें सारे सैंपल्स जब ये थ्योरी बनाई गई थी तो मेल्स थे, बॉयज को लिया या मेल्स को लिया, इसमें फीमेल सैंपल्स को लिया ही नहीं गया। फीमेल्स कैसे सोचती हैं इस पे यहां पे फोकस है ही नहीं, ये जेंडर बायस थ्योरी है, ऐसा कैरल गिलिगन कहती हैं। तो और वो कहते हैं कि जो फीमेल्स की मॉरलिटी है वो केयर बेस्ड ज्यादा होती है, उनमें भावनात्मकता ज्यादा होती है। यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन स्टडिंग चिल्ड्रन, नहीं। एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ द स्टडी, नहीं। एथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये तो आप समझ जाइए, ये केयर वाला एथिक्स ऑफ केयर और फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यही दो चीजें घुमा फिरा के पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है, अंतहीन बार ये पूछा जा चुका है। ओवर एस्टिमेशन ऑफ चिल्ड्रंस मॉरल एबिलिटीज, नहीं। देखभाल की नैतिकता या जो स्नेह की नैतिकता है महिलाओं में और नारीवादी परिप्रेक्ष्य में इस थियरी को देखा ही नहीं गया, ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कैरल गिलिगन की नजर में, जो कोलबर्ग की थियरी है। लास्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का, फिर उसके बाद आप बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा। असर्शन क्या है? द लेस एबल अ चाइल्ड इज टू डू अ टास्क, द मोर डायरेक्शंस द टीचर शुड गिव, एंड एज द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने की जरूरत है। मतलब बच्चा अगर ज्यादा अटक रहा है तो आप ज्यादा हेल्प करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, जहां जहां अटकेगा। अब इसमें आगे क्या है? एंड एज द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस। जब बच्चा खुद से ज्यादा करने लगे तो आप धीरे धीरे वो मदद हटा सकते हैं। स्कैफ फोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि जहां अटके वहां मदद दो, नहीं तो करने दो खुद से। ट्रू है ये बात। रीजन क्या है इसका? इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीकता से नहीं मापा जा सकता, यानी सिर्फ IQ टेस्ट के माध्यम से आप किसी को बुद्धिमान नहीं कह सकते, या सटीक तरीके से एक्यूरेटली बुद्धि को मापा जा सकता है IQ टेस्ट के माध्यम से। तो थॉमस एल्वा एडिसन को तो स्कूल में उनके विद्वान टीचर्स ने बेवकूफी घोषित कर दिया था उस समय, तो वो तो इंटेलिजेंट होते ही नहीं। या हार्वर्ड गार्डनर यही बात कहते हैं अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी में, आपके सिलेबस में भी है, कि IQ एकमात्र तरीका नहीं है या सटीकता से बुद्धि का मेजरमेंट नहीं कर सकता, वो IQ के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं है। ठीक है ना? तो ये बात सही है कि एक्यूरेटली माप सकता है IQ, ये कहना गलत होगा। तो ये बात भी सही है। क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है? बताओ, फटाफट बताओ। 46% लोग सी कह रहे हैं। शर्म नहीं आती है? अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि पहला दिन है, अभी आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, है ना? सी ऑप्शन नहीं होगा। कैसे हो जाएगा सी ऑप्शन? ये तो देखो, एक पीछे तो देखो एक बार, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतनी हेल्प करनी चाहिए, बात सही है। लेकिन इसका रीजन ये है क्या कि IQ को, मतलब इंटेलिजेंस को IQ से नहीं मापा जा सकता। यहां बात हो रही थी बच्चे के सीखने की, यहां ये इंटेलिजेंस पे चले गए, टॉपिक ही अलग है ना? रामायण खत्म हो गई, पूछ रहे हैं फलाना फलाना, तो ये तो दो अलग अलग बातें चल रही हैं। ठीक है ना? ये चलता था ना जोक बचपन में। तो अगर हम देखें तो ये बात ट्रू है, लेकिन ये बात भी ट्रू है अपने आप में, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि इस कथन का ये कारण नहीं हो सकता, है ना? ये कारण सही नहीं है। तो दोनों इंडिविजुअल्स अपने आप में ठीक हैं, सीता और राम व्हाटएवर, मतलब ये तो खैर गलत हो जाएगा, आजकल रिलीजियस इतनी हो गई हैं चीजें, कुछ और नाम लेते हैं यार, है ना? वो एक दूसरे के लिए भी ठीक थे, अपने आप में भी ठीक थे, कुछ और ले लो। मानते हैं ये रोहन है, ए ऑप्शन, और ये रिया है। अब रोहन भी एकदम बढ़िया इंसान है, रिया भी एकदम बढ़िया इंसान है, लेकिन ये रिया रोहन के लिए ठीक नहीं है और रोहन रिया के लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ पा रहे हो ना बात को? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट ए की सही व्याख्या आर नहीं कर पा रहा, रिया सही नहीं समझ पा रही रोहन को, है ना? गलत समझ रही है। दोनों अपने आप में सही है, लेकिन इसलिए ब्रेकअप हमें कराना पड़ा यहां पे। क्लियर बात है? आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए एक तो ये बता दो। बहुत समय लगा हमें इसको एनालाइज करने में, डिटेल में करना जरूरी था डिस्कशन। किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर एनालाइज करके आपके सामने रखा हुआ है। फर्स्ट यूनिट का महत्व बहुत है, सेकंड का बहुत है, थर्ड तो आप एक दिन में भी चाहें तो कर सकते हैं, कोई